हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश मेंस के 5वें पेपर पर बात कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश का 5वां पेपर जो हम लोग पढ़ा रहे थे उसका माइंड मैप बना रहे थे और ये बता रहे थे कि आपको किस प्रकार से पूरी उत्तर प्रदेश के 5वें पेपर को याद करना है। तो हमने ये बताया था आपको कि उत्तर प्रदेश का जो 5वां पेपर है उसको 4 खंडों में विभक्त किया गया है। खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4। पहले खंड में उत्तर प्रदेश के इतिहास, कला और संस्कृति को बताया गया है। दूसरे खंड में उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था और शासन प्रणाली पर बात की गई है। आपका तीसरा खंड जो है उत्तर प्रदेश के आंतरिक सुरक्षा पर बात की गई है तथा और चौथा खंड जो है उत्तर प्रदेश के सामाजिक मुद्दे पर बात की है। तो हम लोग बात कर रहे थे माइंड मैप के इस एपिसोड में, इस अध्याय में। तो इस खंड 1 के 5वें अध्याय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। हमने 4 खंडों का माइंड मैप बना दिया है। आप लोग सभी लोग इस यूट्यूब के माध्यम से हमारा खंड 4 को देखेंगे और उसके माध्यम से आप माइंड मैप बना करके यूपीपीसीएस की तैयारी को अपनी आसान बनाएंगे। तो हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के खंड 5 में। खंड 1 के अध्याय 5 को हम लोग पढ़ते हैं। आज क्या पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं। अध्याय 5 उत्तर प्रदेश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं अध्याय 5 और पढ़ेंगे कि इसकी उत्तर प्रदेश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है। तो उत्तर प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं पर बात की जाए तो सामाजिक विविधता है यहाँ पर और सांस्कृतिक विविधता है। कैसे सामाजिक विविधता है यहाँ पर कि यहाँ पर हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति रहता है उत्तर प्रदेश में। तथा सांस्कृतिक विशेषता क्या है कि अगर हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति का व्यक्ति रहता है तो हर धर्म को मानने वाला भी है, हर जाति वाला व्यक्ति अलग अलग धर्म को मानता है, हर पंथ अलग अलग है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पर निवास करते हैं और सभी का धर्म भी अलग अलग है और तो सबकी संस्कृति भी अलग अलग होगी। तो हम लोग संस्कृति पर बात करेंगे और सामाजिक प्रथा पर बात करेंगे। तो सामाजिक स्थिति पर जब हम लोग बात करेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर, तो सामाजिक विशेषता कैसी होती है कि हमारा जो समाज है, हमारा समाज जो बनता है एक व्यक्ति तथा उसका परिवार तथा उसके चारों ओर का समूह, कुटुंब, उसका अपना खानदान, उसका परिवार तथा कई परिवारों मिल करके एक ग्राम सभा का निर्माण होता है तथा कई ग्राम सभा का निर्माण होकर के एक विकास खंड का निर्माण होता है तथा कई विकास खंड का एक साथ होकर जिला पंचायत का निर्माण करते हैं और कई जिला पंचायत मिल करके एक जिले का निर्माण करते हैं और कई एक जिला जो एक जनपद का निर्माण करते हैं तो वो कई जनपद मिल करके एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, एक देश का निर्माण करते हैं। तो हमारी जो सामाजिक परंपरा है, हमारी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, तो उसको बरकरार रखने के लिए हमारे यहाँ हर समाज में सामाजिक प्रथाएं बनी हुई है, सामाजिक नियम बने हुए, सामाजिक कायदे कानून बने हुए। उन प्रथाओं को मान करके हम लोग अपने अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे। तो सांस्कृतिक स्थिति में ऐसे पढ़ेंगे कि हमारी सांस्कृतिक स्थिति में क्या है कि किस प्रकार की यहाँ नाट्य संगीत है। अगर पूरा भारत की बात की जाए तो भारत में बहुत सारे शास्त्रीय नृत्य है, नाट्य अकादमी है, बहुत सारे मेले त्योहार मनाए जाते हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश के अगर विशेष की बात की जाए, उत्तर प्रदेश विशेष की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपके शास्त्रीय नृत्य है, कथक और मेले त्योहार आदि सब मनाए जाते हैं। यहाँ पर ये सब सांस्कृतिक विशेषताएं हैं उत्तर प्रदेश की। मेले त्योहार, फिल्म सिटी नोएडा में बन रही है, फिल्म सिटी भी उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और उत्तर प्रदेश की भाषा और साहित्य क्या क्या है, इसको योगदान। सांस्कृतिक विभाग है उत्तर प्रदेश में। पर्यटन कैसा है, उत्तर प्रदेश का पर्यटन की बात करें तो भारत में बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में पर्यटन है। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण ने यही जन्म लिया है, बौद्ध ने भी यही जन्म लिया है, बौद्ध की लीलाएं यहीं पर हुई है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर्यटन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा पर्यटन है हमारे यहाँ विश्व से और भारत के कोने कोने से लोग पर्यटन के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा मथुरा, काशी, अयोध्या और प्रयागराज में अभी कुंभ हुआ था। तो बहुत सारे लोग वहां से विश्व से लेकर के पूरे भारत के कोने कोने से मेले के दर्शन करने, प्रयागराज का दर्शन करने, कुंभ मेले का दर्शन करने आए थे। तो इस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश की सामाजिक विशेषताओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और उसकी सांस्कृतिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। अध्याय 5 है। इसके बाद में खंड हम बी बताएंगे। खंड बी में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राज्य शासन व्यवस्था पर बात करेंगे।
तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर। तो सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं पर बात करने की बात है तो उत्तर प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं पर बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश के सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं पर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की सामाजिक स्थिति एवं उसके मुद्दे। उत्तर प्रदेश की सामाजिक स्थिति कैसी है? तो सामाजिक स्थिति क्या जुड़ी है? जाति धर्म पंथ से जुड़ी हुई है। सामाजिक संरचना जाति धर्म भाषा आर्थिक वर्गों के आधार पर विभाजित है। और क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की सामाजिक स्थिति जो है कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसी चुनौतियों का? कि हर संप्रदाय के लोग अपने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए अपने धर्म को बढ़ाते हैं तथा दूसरे धर्म को गिराने के लिए उसमें विद्रोह का कार्य करते हैं, उसमें लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, दंगा फसाद कर देते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सामाजिक स्थिति की बनावट जो है अपना एक व्यक्ति से परिवार से लेकर के समाज का वर्ग और कुटुंब तक का पूरा होता है, सामाजिक व्यवस्था होती है। और उसके बाद में सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ उसके अपने अपने मुद्दे होते हैं। फिर अगली बात करते हैं सामाजिक प्रथाओं के बारे में। सामाजिक प्रथाएं तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह प्रथा, ये सब प्रथाएं थी। तो सामाजिक प्रथाओं का मतलब है कि प्रथा का अर्थ है समाज में मान्यता प्राप्त। प्रथा एक ऐसी मूलभूत व्याख्या करती है कि समाज में मान्यता प्राप्त पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली सुव्यवस्थित दृढ़ जन रीतियां, सुव्यवस्थित और दृढ़ जन रीतियां ही प्रथा कहलाती है। जन रीतियां ही प्रथा कहलाती, पीढ़ी दर पीढ़ी जन रीतियां ही प्रथा कहलाती है। तो प्रथा का वास्तव में सामाजिक क्रिया करने की स्थापित मान्यता व मान्य विधि है। ये जो प्रथा है वास्तव में सामाजिक क्रियान्वयन की, सामाजिक क्रियान्वयन की स्थापित मान्यता व मान्य विधि है। जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा, दास प्रथा, बेगारी प्रथा, विधवा प्रथा, पर्दा प्रथा आदि ऐसी कई सारी प्रथाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और समय के साथ साथ इनका उन्मूलन होता गया। और उन्मूलन के साथ साथ अब पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा नामक दो कुरीतियां रह गई हैं, बाकी सब समय दर समय के साथ उनका निस्तारण हो गया और नष्ट हो गई। अब उत्तर प्रदेश में संगीत कला, उत्तर प्रदेश में जो संगीत है तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 6वीं से 12वीं के बीच में संगीत कला अपनी चरम सीमा पर थी। किस प्रकार से चरम सीमा पर थी? जैसे कई कवि थे जिन्होंने अपने संगीत के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में संगीत का माहौल पैदा कर दिया था। जैसे आपके कश्यप थे, शार्दुल थे, मतंगम थे, अभिनव गुप्ता थे आदि जैसे प्रख्यात संगीतों का योगदान रहा। मध्य युग में यही दरबारी कवि के रूप में जाना जाता था, दरबारी संगीत के रूप में जाना जाता था और भक्ति संगीत के रूप में जाना जाता था। यही मध्यकाल में दरबारी संगीत के रूप में पुष्पित और पल्लवित होता रहा। ठीक उसके बाद में उत्तर प्रदेश में नाट्यकला, उत्तर प्रदेश में नाट्यकला का योगदान भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उत्तर प्रदेश में नाट्य कला में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने अपनी कई कृतियों से, कई पत्रिकाओं से, कई नाटकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में नाट्य कला का विस्तृत वर्णन किया। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी रंगमंच का जनक कहा जाता है। तो अपनी पत्रिका सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक के माध्यम से, भारत दूरदर्शन नाटक के माध्यम से, अंधेर नगरी नामक नाटक के माध्यम से उत्तर प्रदेश में नाट्य कला को आगे ले गए। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नौटंकी, रामलीला और रासलीला ये उत्तर प्रदेश के मुख्य नाट्य कला में आते हैं। रहुला आदि नाटक आज भी दर्शाए जाते हैं। ये सभी रामायण और रासलीला तो आज भी रहते हैं क्षेत्रों में। तो उत्तर प्रदेश में नृत्य कला, अब नृत्य कला पर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में एक शास्त्रीय नृत्य कला, वैसे 6 शास्त्रीय नृत्य कला है, तो उसमें 6 शास्त्रीय नृत्य कलाओं में उत्तर प्रदेश में एक कथक नृत्य कला भी है। कथक नृत्य कला का मतलब है कि कोई कथा होगी, उस कथा में नृत्य करने वाला किसी कथा को नृत्य के माध्यम से, अपनी भाव भंगिमा से, नृत्य के माध्यम से जब अभिनय करता है उसको कथक कहते हैं। तो कथक क्या है कि शास्त्रीय नृत्य में दर्ज कर लिया गया है। तो लोक नृत्य को बात करें तो लोक नृत्य जो होता है शास्त्रीय नृत्य से भी पुराना है। क्यों? क्योंकि ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है।
तो लोक नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य से भी प्राचीन है। क्यों? क्योंकि किसी भी नृत्य को, किसी भी संगीत को, किसी भी परंपरा को अगर शास्त्रीय बनाना है, शास्त्रीय नृत्य अगर किसी को बनना है तो उसको 2500 से 1500 से 1000 साल पुराना होना चाहिए, तभी वो शास्त्रीय नृत्य बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। तो लोक नृत्य इससे भी पुराना है, 2500 साल से चला आ रहा है। जैसे रामलीला, रासलीला अपने 2500-5000 वर्ष से चला आ रहा है, रासलीला, रामलीला तो शास्त्रीय नृत्य से भी प्राचीन है। तो लोक नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य से भी प्राचीन है। और बात करते हैं ख्याल नृत्य, रास नृत्य, चरकुला, मयूर नृत्य, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बहुत ज्यादा, वृंदावन क्षेत्र में और वृंदावन से आए लोगों के अन्य क्षेत्रों में डांस किया जाता है, मयूर नृत्य और सर्पा नृत्य। इस प्रकार से बहुत सारे लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में मेले की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में मेले प्रत्येक वर्ष 2250 से लेकर के 2300 या बहुत सारे मेले उत्तर प्रदेश में लगते हैं। कैसे लगते हैं? जैसे खिचड़ी का मेला, रामायण मेला, बटकेश्वर मेला, कैलाश मेला, कुंभ मेला, इस प्रकार से नैमिषारण मेला, देवी पाटन मेला, इस प्रकार से बहुत सारे उत्तर प्रदेश में मेले का आयोजन किया जाता है। तो मेले के आयोजन के बाद में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के त्योहार। तो हम लोग जब इसका माइंड मैप बनाते हैं तो उत्तर प्रदेश की सामाजिक स्थिति, सामाजिक प्रथाएं, फिर उसके बाद में संगीत कला उत्तर प्रदेश के नाट्य कला, उत्तर प्रदेश के नृत्य कला, उत्तर प्रदेश के मेले, उत्तर प्रदेश के त्योहार, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चित्र, उत्तर प्रदेश की भाषा और संस्कृति, उत्तर प्रदेश का विभाग और उत्तर प्रदेश में पर्यटन, इस प्रकार से हम लोग माइंड मैप बना लेते हैं। तो अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो उसका साधारण आसानी तरीके से हम लोग इसको लिख पाएंगे और अपने तरीके से लिख पाएंगे। इसका माइंड मैप इन पॉइंटों का बना लीजिए और इन पॉइंटों के माध्यम से आप 1000-2000 शब्द लिख सकते हैं। और लिखना कितना होता है? एक क्वेश्चन में केवल 200 वर्ड, 150 वर्ड, बस इतने में ही उत्तर प्रदेश का पूरा एक क्वेश्चन हो जाता है। और इसमें 4 पॉइंट लिख दो, 200 वर्ड हो जाएंगे। अगर प्रथाएं, संगीत कला, नाट्य कला, नृत्य अकादमी, ये 4 पॉइंट लिख दिए जाए, 200 वर्ड हो जाएगी आराम से। तो जब आराम से हो रहा है तो इन पॉइंटों को मेमोराइज कर ले, मेमोराइज करके याद कर ले। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के त्योहार। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, पर मुख्य रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में कोने कोने में मनाया जाने वाला त्योहार है मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, हनुमान जयंती, तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, छठ तथा दिवाली उत्तर प्रदेश के कोने कोने में मनाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के में फिल्म की बात करते हैं। फिल्म की बात करें तो जनसंख्या ज्यादा होने के कारण उत्तर प्रदेश में क्या हो, चलचित्र की बात करते हैं, फिल्म की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या होने के कारण यहाँ पर फिल्म का एक बाजार बन गया है, फिल्मों का सबसे बड़ा बाजार है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 10 सितंबर 1979 को की गई थी। नोएडा छोटी फिल्म सिटी बनने जा रही है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भाषा एवं साहित्य की। तो उत्तर प्रदेश की भाषा और साहित्य की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 10 अक्टूबर 1947 से ही देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया था। कब घोषित किया गया था? अक्टूबर 1947 को ही। तत्पश्चात 1968 में पूरे देश में के कार्यालयों में हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1968 में उत्तर प्रदेश के जितने भी कार्यालय थे उनमें हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया था। 1989 में पुनः उर्दू भाषा को शब्द प्रयोजनों के लिए द्वितीय भाषा घोषित कर दिया गया था। किसको? उर्दू को। कब? 1989 में। फिर उसके बाद में कई सारे उत्तर प्रदेश में संस्थान बने, जिन संस्थानों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की हिंदी तथा उर्दू को बढ़ावा देने के लिए संस्थान बनाए गए। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान 1976 में, अक्टूबर 1976 में उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना की गई। और हिंदुस्तान अकेडमी प्रयागराज 29 मार्च 1927 को स्थापना की गई थी। क्यों? उत्तर प्रदेश की हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, उत्तर प्रदेश के साहित्य को बढ़ावा देने के लिए। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक संस्थान 31 अक्टूबर 1976 में, उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी 1972 में, ये सब अकादमी बनाई गई। किसके लिए? संवर्धन के लिए, वृद्धि के लिए, उत्तर प्रदेश में उर्दू की स्थापना के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, उसके माध्यम से। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विभाग, सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग क्यों बनाए गए? इसका कारण था कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने 1957 में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सांस्कृतिक विभाग की स्थापना की। जैसे उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी,
लखनऊ में है। तो सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश बनाया गया कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु, सांस्कृतिक संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना की गई। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश के पर्यटन की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता का प्रयोग का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है हमारा सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। उत्तर प्रदेश नहीं घूमे तो क्या घूमे, ऐसा स्लोगन है। और पर्यटन समिति या पर्यटन सर्किट बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। कौन सा? बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, उत्तर प्रदेश में सर्किट बने हैं। और उत्तर प्रदेश में मुख्य पर्यटन स्थल लखनऊ, प्रयागराज, फतेहपुर सीकरी, कानपुर, अयोध्या, मथुरा, काशी, बनारस, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं जहां पर आप लोग सभी लोग घूमते हैं और घूमने जाते हैं तथा घूमने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार हमने उत्तर प्रदेश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषता पर बात की। अब नेक्स्ट टॉपिक खंड बी लेकर हम लोग आएंगे, उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक व्यवस्था पर हम बहुत बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू एंड धन्यवाद। और इसी प्रकार से माइंड मैप बनाइएगा और ऐसे कई सारे क्वेश्चन हर वीडियो से एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अगर आप लोग पूरी वीडियो का मंथन करके उसका जो चार्ट बना करके मेमोराइज कर देंगे तो एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो जितने हम वीडियो बनाएंगे उतने क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपके। अगर किसी को क्लियर करना हो तो इसका मेमोराइज करिएगा और याद करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स क्रैक इट। और ऐसे ही पढ़ते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और इसको जब हम लोग माइंड मैप बना लेंगे ना तो माइंड मैप बनाने के माध्यम से आप लोग पाएंगे, देखेंगे कि हमको कितना याद हो गया। और जब याद हो जाता है ना तो क्वेश्चन लिखना बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।